गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के जो अगला चैप्टर हैं वायुदाब पेटियाँ और पवन संचरण, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वायुदाब होता क्या है, जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और जो पूरे पृथ्वी पर वायुदाब पेटियाँ कितने भाग में पाई जाती हैं, कौन कौन से पाई जाती हैं, उसके बारे में देखेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो वायुदाब पेटियों का जो खिसकाव होता है, मौसमी खिसकाव होता है या वार्षिक खिसकाव होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायुदाब होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायु गैसों के द्वारा बना हुआ, वायु में गैसों का मिश्रण होता है या धूल कण होता है, जल वाष्प होते हैं, ये सब चीज़ों का सम्मिलित रूप से इसमें भार भी होता है या गुरुत्वाकर्षण भी इसमें भी लगता है। तो इसके कारण भी कुछ भार होता है, और इसी भार को जलीय सतह पे या स्थलीय भाग पे जो दबाव पड़ता है उसको वायुदाब की संज्ञा देते हैं। ठीक है। यदि इसको एक सेंटेंस के रूप में कहा जाए तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा या वायु के परतों द्वारा लगने वाला जो दबाव होता है इसको वायुदाब की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है। ये वायुदाब होता है जलीय भाग पे या जो समुद्र तल पे समुद्र तल से ही मापा जाता है। ठीक है। तो ये समुद्र तल पे सर्वाधिक वायुदाब होता है। ठीक है। वो जो समुद्र तल पर लगभग 10.13.25 मिलीबार होता है। ठीक है। इतना दाब लगभग होता है, या इसको यदि केजी में कन्वर्ट किया जाएगा तो 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर में वायु के दाब को यदि मापा जाए समुद्र के तल पे तो लगभग 1 केजी भार उसको होगा। ठीक है। इसको कई जो वायु को दाब मापने के लिए कई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसको पाउंड भी एक होता है, पाउंड में भी किया जाता है। इसके साथ अब पास्कल भी होता है। ठीक है। पास्कल भी होता है, मिलीबार भी होता है। ठीक है। कई रूपों में इसको मापा जाता है, यूनिट के हिसाब से अपना अलग अलग कन्वर्ट करके। ठीक है। अब जो धरातल पे इसका अंकन किया जाता है, जो वायुदाब को अंकन किया जाता है, तो अंकन करने के लिए एक होता है ग्राफ होता है समदाब रेखा। ठीक है। समदाब रेखा, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में समताप रेखा देखे, ये तापमान को मापन के लिए या उसको अंकन के लिए समताप रेखा होता है। इसी तरह से ये वायुदाब को मापने के लिए समदाब रेखा, तो इसको इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं। ठीक है। आइसोबार। जो समताप रेखा होता है इसको आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। ये समताप रेखा होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि समताप रेखाओं के आधार पर ही पूरे ग्लोब में देखते हैं कि इसका कैसे मापन किया जाता है या अंकन किया जाता है। ठीक है। इसके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहला कारक है वो तापमान है। ठीक है। ये तापमान में और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ये वायुदाब होता है कम हो जाता है। ठीक है। विपरीत संबंध होता है, यदि तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा, यदि तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है। जैसे यही कारण होता है कि जैसे जैसे हम लोग तापमान यहाँ पर कई क्षेत्रों में देखेंगे कि तापमान जहाँ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। हालांकि इसके और भी कई कारण होते हैं, कई फैक्टर निर्भर करते हैं, कई फैक्टर्स को सम्मिलित रूप से जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो कई फैक्टरों का प्रभाव होता है। ठीक है। लेकिन एक भी फैक्टर ये भी होता है कि तापमान और वायुदाब में जो अंतर होता है। ठीक है। दूसरा है आर्द्रता या उसमें जल वाष्प की मात्रा। जैसे हम लोग जानते हैं कि वायु में जल वाष्प की मात्रा भी होती है या नमी भी होती है उसको, तो जब जल वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वायुदाब कम होता है। इसमें भी विपरीत संबंध होता है। ठीक है। जल वाष्प के इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या दाब के होता है। जब जल वाष्प ज़्यादा बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, और जब जल वाष्प कम होगा तो वायुदाब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। अगला है ऊंचाई। ऊंचाई के साथ भी वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती है तो
जो वायु दाब होता है कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वायुयान से जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वायु दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, या पर्वतारोही हैं जब ऊपर चढ़ते हैं तो वायु दाब का कमी महसूस करने लगते हैं। कई लोगों का होता है कि नाक से या ब्लड भी आने लगता है, इसलिए कि जो शरीर का वायु दाब माने दाब होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि एटमॉस्फेयर का वायु दाब कम होता है, तो कम अधिक से कम की तरफ से जब ब्लड, उसी वजह से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, अगला है जल और स्थल का स्वभाव। ठीक है, ये जो ऊंचाई के वायु दाब का अंतर पड़ता है, तो लगभग इसका प्रति 1 मिलीबार 10 मीटर पे ऊंचाई पे कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे धरातल से हम लोग ऊंचे जाएंगे, ऊंचे ही भाग पे जाएंगे, तो लगभग 1 मिलीबार धीरे धीरे 10 मीटर पे कम होता जाएगा। ठीक है, ये केवल क्षोभ मंडल तक है, क्षोभ मंडल के बाद इसका प्रभाव दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग अभी घटनाएं देख रहे हैं लगभग क्षोभ मंडल के अंदर ही देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है, तो हम लोग अभी केवल क्षैतिज वितरण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक है जल स्थल का जो वितरण है या इसका स्वभाव अलग होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जलीय भाग होता है ज़्यादा ठंडा होता है, ये भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो एक ही अक्षांश पे या एक ही स्थान पे जो पाए जाने वाले जलीय भाग होते हैं, यहाँ का तापमान कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे दबाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वायु दाब ज़्यादा होता है, जबकि इसी भाग में यहाँ पे जो स्थलीय भाग होते हैं, स्थल भाग होते हैं, यहाँ पे तापमान कम ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो समदाब रेखाएं होती हैं यहाँ स्थलीय भाग से जलीय भाग में आने पे वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे इसका जब बदलाव हो रहा है, या जब समबार रेखा खींचेंगे तो जहाँ पे स्थल और जल का मिलन होगा वहीं पे ये रेखाएं काफ़ी मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगला है पृथ्वी का घूर्णन या झुकाव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उसमें हवाओं का प्रवाह होता है, उसके कारण भी वायु दाब पेटियों में अंतर आता है। कहीं वायु दाब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि उच्च वायु दाब है, तो उच्च वायु दाब के बनने के कारण ही उसका पृथ्वी का घूर्णन ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे तापमान भी ज़्यादा होता है, तो ये एक फैक्टर के अनुसार कि जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होता है, और यहाँ जहाँ पे तापमान ज़्यादा है वहाँ पे वायु दाब कम होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे उच्च वायु दाब बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे तापमान न होकर के जो पृथ्वी के घूर्णन गति है उसी के कारण से भी यहाँ पे उच्च वायु दाब बना हुआ है। ठीक है, और तीसरा है, अगला है वायु का प्रवाह। जहाँ वायु का प्रवाह में तीव्र होता है, जैसे जहाँ पे वायु ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे वायु उतरती है नीचे की तरफ उतरती है वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रति चक्रवाती दशा हो जाता है, और जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ चक्रवाती दशा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के समय में। ठीक है, तीसरा जो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वायु दाब पेटियों के बारे में। तो यदि पूरे ग्लोब पर हम लोग दृष्टिपात करें तो जो देखेंगे कि वायु दाब की जो पेटियां हैं या वायु दाब का जो संभार रेखा है लगभग अक्षांशों के समानांतर ही लगभग है। जैसे तापमान पेटी में हम लोग पिछली बार देखे थे कि तापमान पेटी भी लगभग अक्षांशों का अनुसरण कर रहा है, वैसे ही जो वायु दाब पेटी भी है वो भी लगभग अक्षांशों का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, लगभग उससे थोड़ा सा उतराव चढ़ाव होता है, लेकिन लगभग वही होता है। तो पूरे ग्लोब पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो लगभग 7 वायु दाब की पेटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 7 वायु दाब की पेटी, इसको 2 भागों में कन्वर्ट किया गया है। एक लो प्रेशर, एक निम्न वायु दाब की पेटी होती है, निम्न वायु दाब की पेटियाँ होते हैं, जबकि एक उच्च वायु दाब की पेटी होगी। ठीक है, ये 2 पेटियों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको यदि सब डिवीजन किया जाए या कई आधारों पर इसको अलग अलग किया जाए तो ये टोटल 7 प्रकार की 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे एक विषुवत हो गया, और दोनों क्षेत्रों में उच्च दाब हो गया, और दोनों क्षेत्रों में उपध्रुवी निम्न दाब हो गया, और एक ध्रुवी उच्च दाब हो गया। ठीक है, कुल मिला के 7 पेटियाँ पाई जाती हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि डिटेल में और उसकी विशेषताओं के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला है विषुवत निम्न दाब की पेटी।
ये विषुववृत्त की निम्न दाब की पेटी, इसका विस्तार होता है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसका जो विस्तार होता है। ठीक है, ये यहाँ पे निम्न दाब की पेटी इसलिए होते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य के किरणें लगातार यहाँ पे लगभग सालों भर सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो तापमान की मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि अभी हम लोग प्रभावित करने वाले कारक में देखें कि जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे वायु दाब निम्न हो जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे निम्न दाब का विकास हो गया है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, ये निम्न वायु दाब होता है यहाँ पे जो धरातल के आसपास लगभग हवाएं बिल्कुल ही शांत होती हैं। ठीक है, इस भाग में इतना शांत होता है कि वो एक क्षेत्र डोलड्रम पाया जाता है। ठीक है, इसको डोलड्रम की संज्ञा देते हैं। इसमें जो क्षैतिज हवाएं होती है बिल्कुल ही कम होती हैं, केवल यहाँ पे जो इस क्षेत्र में विषुववृत्तीय निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं इसमें केवल ऊर्ध्वाधर ही वायु का ऊर्ध्वाधर ही संचलन होता है, कि ना कि क्षैतिज संचलन होता है। ठीक है, और यहाँ आर्द्रता की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे तापमान ज़्यादा, जैसे कि हम लोग देखे थे कि तापमान ज़्यादा है और ये भाग काफ़ी सागरीय या जलीय भाग ही होता है, तो इस वजह कारण से वहाँ जलवाष्प की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जलवाष्प की मात्रा होने के कारण भी निम्न दाब का केंद्र बन जाते हैं, साथ साथ जो तापमान है उसके कारण तो बनता ही बनता है। ठीक है, ये अस्थायी होता है, जैसे सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन जाता है तो ये भी पेटी का भी खिसकाव होते रहता है। ठीक है, अब जो दूसरा वायु दाब की पेटी है वो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी होता है, इसका जो विस्तार होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होता है। ये दोनों गोलार्धों में होता है, उत्तरी गोलार्धों में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब का पेटी होता है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि यहाँ पे तो तापमान ज़्यादा होता है, इसके बावजूद भी उच्च दाब क्यों बना हुआ है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि ये तापमान जनित नहीं होती, ये गतिजन्य होती है। ठीक है, ये जो उपोष्णकटिबंधीय वायु दाब की पेटी होती है वो गतिजन्य होती है, गतिजन्य या घूर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे निम्न वायु दाब की पेटी है, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और क्षोभ मंडल के आसपास जाके फिर दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं, ऊपर उठ के दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं, बढ़ करके फिर यहाँ पे उतरने लगती हैं। ठीक है, जहाँ उतरती हैं वहाँ वायु दाब ज़्यादा हो जाता है और जहाँ से ऊपर उठती हैं वहाँ वायु दाब नीचे होते हैं, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाता है जबकि यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी भाग में जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, इसी के बीच में एक अश्व अक्षांश का नाम सुनेंगे, अश्व अक्षांश पाया जाता है। अश्व अक्षांश या हॉर्स लेटीट्यूड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, लेटीट्यूड तो समझ रहे हैं, अक्षांश अक्षांश रेखा वो होता है कि जो ग्लोब पे जो सीधी क्षैतिज रेखाएं होती हैं इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो खड़ी खड़ी होती हैं जिसको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसको ये भाग में अश्व अक्षांश मिलता है। ठीक है, अश्व अक्षांश की इसको संज्ञा दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये काफ़ी शांत क्षेत्र होता है। अब शांत क्षेत्र होने की वजह से जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में जो पानी का नाव जब चलता था तो उसमें लोग घोड़े लाद करके ले जाते थे और ले आते थे। ठीक है, तो पहले जो नाव चलती थी तो पाल के कारण चलती है। पाल उसमें एक होता था, चादर के होता था या बोरे से बनाए हुए रहते थे, वो पाल हवा के दबाव से नाव चलती थी। तो वो शांत क्षेत्र होने के कारण से नाव चल नहीं पाता था, वहीं पे स्थिर रह जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि कुछ घोड़े को समुद्र में ही फेंक देते थे और फेंक देते थे, इसी वजह से उस अक्षांश का नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। ठीक है, तो ये मान्यता है, यही लोग कहते हैं कि इस वजह से ही शायद अश्व अक्षांश का नाम पड़ा। ठीक है, तो ये 30 से 35 डिग्री के बीच में पूछते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है और जो यूजी वो सामान्य अध्ययन के भी आईएएस से पीसीएस में भी सामान्य अध्ययन के रूप में भी ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, एक सामान्य चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। और ये जो वायु दाब पेटियाँ हैं इसके बारे में ही पूछा जाता है कि कितने
अक्षांशों के बीच में कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है, या इसका क्रम भी सजाने के लिए आता है कि विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर या दक्षिण की तरफ जाने पर कौन कौन सी वायुदाब पेटियाँ पाई जाएगी क्रम से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला है, ठीक है, ये जो अभी इसके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे थे, उपोष्ण वायुदाब की पेटी, ये यहाँ पे चूंकि हवाओं का अवतलन होता है तो इसलिए यहाँ पे प्रति चक्रवाती दशाएं बन जाती है। ठीक है, जहाँ भी हवा का अवतलन होगा वहाँ उस दाब का केंद्र बनेगा तो वहाँ प्रति चक्रवाती दशा बन जाती है। यहाँ पे तापमान लगभग काफ़ी ऊंचा होता है, यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्र से भी ऊंचा होता है। ठीक है, यहाँ पे चूँकि जो सौर विकिरण की मात्रा तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होने के कारण या इस क्षेत्र में लगभग बादल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे तापमान उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं जितना यहाँ पे काफ़ी मौसम साफ रहते हैं, चूँकि प्रति चक्रवाती दशा रहती है, मौसम साफ रहता है और सूर्य की किरणें काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा तापमान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। और इस क्षेत्र जो विषुवत रेखीय क्षेत्र निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं, इसमें लगभग सालों भर वर्षा होते रहता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है और चूँकि ये क्षेत्र जो नमी के कारण है या जलीय क्षेत्र होता है वहाँ पे, इसलिए आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है और संघनन होकर वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, ये जैसे इसमें दिया गया कि लगभग वर्ष भर तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है, केवल 2 महीने जो जनवरी फरवरी के सीजन होते हैं इसमें भी थोड़ा कम रहता है, बाकी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्थल खंड है, कहीं पे जलीय भाग है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखेंगे ज़्यादा स्थलीय खंड होता है और स्थलीय खंड और उसके साथ साथ जलीय भाग भी होता है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ज़्यादातर जलीय भाग हैं, जलीय भाग या सागरीय भाग हैं। इस वजह से यहाँ की जो पेटियाँ होती हैं स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं या निरंतर पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे इसमें बिखराव भी होता रहता है। ठीक है, अलग अलग समूह के रूप में मैंने पाई जाती हैं। समूह मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो ये रहा उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब का पेटी। जो अगला पेटी है उपद्रवी निम्न दाब की पेटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपद्रवी ये जो निम्न दाब की पेटी है इसका विस्तार होता है 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। ये दोनों गोलार्ध में वही पाई जाती है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक, और यहाँ भी दक्षिणी अक्षांश में भी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, इसका भी इसमें दोनों गोलार्धों में इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये भी गति के कारण ही है। ठीक है, यहाँ से जो हवाएं यहाँ गिरती है और फिर यहाँ से जो गिरती है, फिर ये हवाएं यहाँ पे भी आके ऐसे गिरती हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यहाँ भी जो भी हवाएं यहाँ पे जाती हैं इधर से आती हैं तो ये घूर्णन के कारण दोनों तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से फैल के इधर चले जाते हैं, यहाँ से फैल कर इधर आ जाते हैं। ये भी ये गतिजन्य ही निम्न दाब की पेटी है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि निम्न दाब की पेटी है जो कि गतिजन्य ये घूर्णन के कारण ही होता है, और वायु के जैसे बताया कि अभी वायु का फैलाव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ भी काफ़ी तापमान कम होने के बावजूद भी निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके संदर्भ में कि कई जो पृथ्वी के घूर्णन कई फैक्टर कार्य करते हैं, उसका बदले में ये परिणाम जैसे के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तापजन्य न होकर के गतिजन्य के कारण यहाँ पे निम्न दाब बना हुआ है। ठीक है, जो अगला टॉपिक है, अगला पेटी है ध्रुवीय उच्च दाब है। ध्रुवीय उच्च दाब भी दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये ध्रुवों के चारों तरफ फैले हुए होते हैं। ठीक है, लगभग ध्रुव से लेकर लगभग 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री भी है, इधर भी लगभग 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री जो नॉर्थ या साउथ में इसका भी विस्तार होता रहता है। ठीक है, ये भी काफ़ी फैलती और सिकुड़ती रहती हैं समय के साथ साथ या सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ साथ। ठीक है, ये काफ़ी यहाँ पे तापमान कम होता है। ये तापजन्य उच्च दाब की पेटी है। ठीक है, यहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा कम होता है, ये लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित ही क्षेत्र रहता है, जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल दोनों में। इधर आर्कटिक क्षेत्र है और जबकि ये इधर वाला अंटार्कटिका क्षेत्र है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका में पूरी तरह से बर्फ से ही आच्छादित महाद्वीप है, तो वहाँ पर तापमान तो कम, स्वाभाविक सी बात कम हो, जहाँ पे तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा।
ये भी क्षेत्र लगभग साइबेरिया के क्षेत्र में आता है। साइबेरिया जो कनाडा का उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है वो इस क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग सालों भर, जैसे कि जानते हैं कि उसमें तापमान काफ़ी, जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, तो सालों भर तापमान यहाँ पे कम रहता ही रहता है। और यहाँ भी जैसे यहाँ पे विशेष कि यहाँ से हवाएं उठती है और यहाँ पे अवतलन होती है। तो ये रहा वायुदाब पेटिया। और देखते हैं कि इसमें जैसे वायुदाब पेटिया की तो एक आदर्श दशा के रूप में है। ठीक है, यदि इसको मान लिया जाए कि जलीय भाग या स्थलीय भाग नहीं है, समान रूप से विकसित है, चाहे जलीय या स्थलीय कोई भी हो, तब ये जा करके इस टाइप को जो एक आदर्श दशा के रूप में ये होता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे ज़्यादातर स्थलखंड है और जलीय भाग कम है, तो इस वहाँ पे ये पूरी तरह से इस तरह से पेटी के रूप में ना विकसित होकर अलग अलग खंडों में ये विकसित होती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसका जो पेटी के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन पेटियों का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हमेशा होता रहता है। तो जिस समय उत्तरायण होता है तो ये पेटी धीरे धीरे खिसक के ऊपर तक खिसक के चले जाते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव का जो उच्च दाब केंद्र है ये काफ़ी सिकुड़ जाता है, और इधर वाला उस समय ये फैल जाता है। ठीक है, जिस समय ये उत्तरायण होता है, तो सूर्य उत्तरायण होता है, तो ये वाला पेटी धीरे से सिकुड़ जाती है, सारा पेटी खिसका हो जाता है, जबकि ये पेटी इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ जाती है। और ये जो दक्षिणी ध्रुव का जो उच्च क्षेत्र है, उच्च दाब का क्षेत्र है, ये काफ़ी ऊपर तक विस्तार हो जाता है। ठीक है, वैसे यदि सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये ध्रुव वाला जो दक्षिणी ध्रुव वाला भाग है सिकुड़ जाता है, जबकि ये भाग और फैल के और नीचे तक आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो 22 दिसंबर, ठीक है, यहाँ 21 मार्च और 22 सितंबर को यहाँ पे सूर्य बिल्कुल सीधे चमकता है विषुवत रेखा पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार सूर्य का जो किरणें होती हैं बिल्कुल ही सीधी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो उत्तर वाला भाग है, यहाँ पे कर्क रेखा पे 21 जून को ये यहाँ पे जो कर्क रेखा है, यहाँ पे सूर्य सीधे तिरछा होता है। तो यहाँ पे जो तापमान होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और धीरे धीरे पेटी इधर की तरफ खिसका हो जाती है। वैसे यहाँ पे 22 से 23 दिसंबर को जो मकर रेखा पे होता है, और 23 दिसंबर को मकर रेखा पे जो सूर्य है सीधे चमकता है। सॉरी, यहाँ नहीं है, मकर रेखा यहाँ पे है, 23 डिग्री पे मकर रेखा है, यहाँ पे जो सूर्य चमकते हैं, सीधे चमकते हैं, तो ये धीरे धीरे पेटी के इस तरफ खिसकाव होने लगता है। ठीक है, तो ये एक आदर्श दशा में पेटी है, जबकि हमेशा उतराव या चढ़ाव में खिसकाव होते रहता है। इसके साथ साथ जो स्थल का और जल का भी प्रभाव है, इसको भी सम्मिलित रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं कि इसका भी जो दैनिक भी असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दिन में तापमान ज़्यादा हो जाता है, जो स्थलखंड का तापमान ज़्यादा होता है, रात्रि में कम हो जाता है, तो उससे भी जो आइसोबार होता है काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब का जो केंद्र होता है थोड़ा इधर से उधर खिसकते रहता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी कम इसका प्रभाव होता है, क्योंकि जलीय क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ये रहा वायुदाब से संबंधित पेटियाँ। जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो वायुदाब पेटियों के कारण से जो पवन का इसमें जनरेट हुआ है, या पवन का जो संचलन होता है, उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, पवन का संचलन यही होता है कि उच्च दाब से निम्न वायुदाब के तरफ चलती हैं। तो कल अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में, पवन संचलन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर उसका आंसर देंगे। और बाकी जो पवन संचरण का टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।